आइए बच्चों, आपका स्वागत है सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 10 पर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अपने बिल्कुल सामान्य विज्ञान के एक तरफ से जो बिल्कुल आपकी क्लासें चल रही हैं उन क्लासों की ही अगली क्रमांक संख्या में आप देख रहे हैं कि 10 नंबर की जो क्लास है उस क्लास का मुख्य शीर्षक है कोशिकांग अध्ययन। यानी कि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, उनकी प्रणाली क्या होती है, उनकी खोज किसने की थी एवं उनके बारे में जो भी अलग अलग तथ्यात्मक अंतर होते हैं उनको हम देखेंगे और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। यानी कि कोशिका के अंदर के जो अंग होते हैं वो कौन कौन से कार्य में भाग लेते हैं, इनका संपूर्ण अध्ययन हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य विज्ञान की आपकी जो 10 नंबर की क्लास है उसका शीर्षक है कोशिकांग अध्ययन। यानी कि कोशिका के छोटे छोटे जो अंग होते हैं उन अंगों का अध्ययन, जैसे कि गाल्जी काय, अंतःप्रद्वी जालिका, क्रोमेटिन जाल, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, लाइसोसोम और उसके बाद माइटोकांड्रिया, डीएनए, आरएनए, इस तरीके के जो सारे के सारे उसमें अंग पाए जाते हैं। तो उन अंगों के बारे में हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। अगर कहीं चैनल पर नए विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे जो है ज़्यादा लोगों तक फैलाने का काम करें, क्योंकि अच्छा लगना एक अलग बात है और समझ में आना अलग बात है। तो चलते हैं आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी जो शुरुआत कर रहे हैं, देखेंगे कि ये जो आपका प्रश्न होता है, जैसे कहते हैं कि कोशिका की सिंपल सी बात है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास नंबर जो आपकी 9 रही है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका जिसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी। तो बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी। अब प्रश्न दूसरा आपका आता है कि जिसे हम कोशिका कहते हैं, तो कोशिका का अलग एक पॉइंट होता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये जिसे हम कहते हैं कोशिका के बारे में जब अध्ययन करते हैं उनके अंगों का अध्ययन कहते हैं साइटोलॉजी। यानी कि क्वेश्चन आपका बन जाता है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे जो कोशिका का अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल, वैसे इन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा किए हुए थे मगर जल्दी से देख लेते हैं। प्रश्न आता है अगला एक कि कोशिका जिसे कहते हैं, कोशिका सिद्धांत जिसे कहा जाता है, ठीक है, सिद्धांत कहते हैं इसे, या फिर कभी कभी हम लोग अंग्रेजी में इसे थ्योरी भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरी। कोशिका थ्योरी किसने दी थी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो बिल्कुल भूलना नहीं, स्लाइडेन व स्वान आंसर आपका होता है। स्लाइडेन और वह श्वान जिसे कहते हैं, इन लोगों ने इसको जो है दिया था, जो कोशिका सिद्धांत होता है। अब प्रश्न आता है कि ये जो कोशिका है, कोशिका में अलग अलग तरीके के जो आप देखते हैं इनमें खोज अलग अलग अंगों की अलग अलग वैज्ञानिकों ने की है और उनके बारे में जब हम लोग देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही आपका बनता है कि हम लोग देखेंगे कि जो अंग होते हैं उनके कार्य क्या हैं और उनके कार्य के साथ उनकी खोज किसने की, तथा उनका कोशिका में जो है महत्वपूर्ण योगदान भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इनको समझने के लिए जरूरी होता है कि यहाँ पर इनका अंग का नाम, यानी कि कोशिका के अंग का नाम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है। अब देखते हैं कि उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, की खोज ये ध्यान रखेंगे, चाहे बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलेंगे इसी तरीके से। अब प्रश्न आता है कि अंग की खोज के साथ आप देखेंगे कि इसका अध्ययन या फिर इसका कार्य। ठीक है, क्या समझेंगे? कार्य, यानी इनका कार्य क्या है। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा है कि हमारी कोशिका का कार्य क्या है ये समझना है, और उसके कोशिका के अंगों की जो है अलग अलग खोज किसने की, और कोशिका के अंग का जो मेन नाम है वो क्या है। इनके बारे में अगर हम लोग देखेंगे, अलग अलग अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा अलग अलग अंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते
चलते हैं अपने प्रथम अंग की ओर, लेके चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कॉन्ड्रिया जिसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जैसे ही पहला नाम देखने को मिलता है तो इस नाम से सबसे पहले ही बिल्कुल एक बात अवगत हो जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाता है तो ये कोशिका का पावर प्लांट कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? वैसे तो इसका काम पावर प्लांट के रूप में, मगर इनके छोटे छोटे पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? कॉलिकर। इसकी खोज में देखेंगे सबसे पहला नाम होता है, यहाँ खोज अगर शब्द आ जाए तो क्या करना है? कॉलिकर करना है, नोट कर लेना। यानी कि कोशिका की अगर खोज की बात आती है तो कॉलिकर ने की थी, मगर खोज के बाद अगर नाम पूछा जाता है कि कोशिका का नाम ये जो है ये नाम किसने दिया था, ठीक है, नाम जिसे कहते हैं, ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम किसने दिया था, और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी तो नाम दिया था बेंडा ने, बेंडा। यानी कि यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया गया है वो बेंडा द्वारा दिया गया है, परंतु अब प्रश्न आता है कि इसका जो है अगर पूछा जाता वर्णन किसने किया है तो अल्टमैन ने किया है। क्या कहते हैं? वर्णन। वर्णन का मतलब होता है इसका जो अध्ययन किया है। वर्णन में कभी कभी आंसर ऐसा भी हो सकता है अध्ययन, नोट कर लें, या फिर नोट कर लें वर्णन। तो इसके बारे में अगर पूछा जा रहा है तो कॉलिकर, बेंडा और कौन? अल्टमैन। ध्यान रखना है, क्या करेंगे? अल्टमैन ने इसको किया हुआ है। अब जो बात यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है तो देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चे, हमने देखा हुआ है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चा लगाते हैं कि नहीं अल्टमैन आंसर कर देते हैं, कई सारे बच्चे कभी कभी बेंडा आंसर कर देते हैं, कई बच्चों को देखा गया कि कॉलिकर आंसर कर देते हैं। मगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम आपको बिल्कुल तीनों बातें अलग अलग करके बता रहे हैं कि नहीं, बात माइटोकॉन्ड्रिया की जब होती है तो अगर की खोज की बात आए तो कॉलिकर ने की थी, अगर का नाम किसने दिया तो आंसर बेंडा करना है। अगर आपसे पूछा जाए का वर्णन या अध्ययन जो है ये किसने किया है तो उसमें आपको जवाब क्या करना है? उसमें जवाब बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इसमें जवाब आप करिएगा भाई अल्टमैन ने किया है। अब प्रश्न यहाँ आता है कि अगर इसके कार्यों पर हम प्रकाश डालते हैं तो इनके जो कार्य हमें समझ में आते हैं या जो फिर इन पर हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये जो कार्य हैं वो किस तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहला तो कार्य इसका यही होता है कि ये कोशिका का पावर प्लांट होता है। क्या होता है भाई? बिल्कुल भूलना नहीं, कोशिका का पावर प्लांट, इसे कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं। तो ये जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये क्या कहलाती है? ये कोशिका का पावर प्लांट के नाम से जानी जाती है। दूसरा प्रश्न आपका ये आता है कि ये जो पावर प्लांट होता है तो संपूर्ण कोशिका को जो एनर्जी प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? तो इसी प्रश्न से आप चाहो तो नोट कर सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया संपूर्ण कोशिका को कार्य करने की एनर्जी प्रदान करता है। मगर यदि हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बनिक जो ईंधन होते हैं उनका दहन होता है। अब अगला अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी होती है, जो आपकी ऊर्जा होती है वो यहाँ पर निर्माण होती है, बनती है, मगर किससे बनती है? तो यहाँ पर दूसरी बात को हम देखेंगे, यहाँ कार्बनिक ईंधन का दहन, ईंधन का दहन, ठीक है। तो कार्बनिक ईंधन कौन से हैं? यदि आप यहाँ इनको जानना चाहते हैं तो ये कार्बनिक ईंधन हैं कौन, तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग यहाँ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, ठीक, और दूसरे नंबर पे देखेंगे प्रोटीन, और तीसरे नंबर पे यदि आप देखते हैं तो आपको यहाँ मिल जाती है वसा। अब ये जो तीनों चीजें होती हैं ये क्या होती हैं?
ये कार्बनिक ईंधन है, ये कार्बनिक पदार्थों से बने हुए ईंधन होते हैं जो कि कहाँ पर दहन होते हैं, इनका दहन कहाँ होता है, इनका दहन होता है इसी माइटोकांड्रिया में ही इनका दहन होता है। और इनके दहन के बाद क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। मगर इनके दहन से अगर यहाँ प्राप्त करते हैं, क्वेश्चन को आप नोट करते हैं तो के दहन से आगे नोट कर लें, एटीपी नामक ऊर्जा का जो है निर्माण होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे, यहां पर एटीपी जो आपकी ऊर्जा होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलते हैं, नोट कर लें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एडिनोसिन फास्फेट कहते हैं इसे। तो एडिनोसिन ट्राई जो आपका फास्फेट होता है, ये वास्तव में एटीपी जो है ये एक ऊर्जा होती है जो कि कोशिका के इस माइटोकांड्रिया में संरक्षित बनी रहती है, जो किससे बनती है, ये इन 3 प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के दहन से बनती है। और जब ये यहाँ पर दहन होते हैं तो इसे इसलिए क्या कहते हैं, दहन के कारण ही इसे पावर प्लांट यानी ऊर्जा घर कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग अपनी माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि ये जो 3 पदार्थ होते हैं इनको कार्बनिक पदार्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो 3 पदार्थ होते हैं ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन और प्लस अगर देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं, ऑक्सीजन, इनके जो अणुओं से मिल के बने होते हैं। तो इन्हीं ईंधनों का यहाँ पर क्या होता है, दहन होता है। इसलिए इनके दहन से बनते हैं एटीपी और एटीपी हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले पॉइंट पे, देखेंगे कि ये जो आपके होते हैं ये आपका हो गया नंबर 1 माइटोकांड्रिया। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखेंगे माइटोकांड्रिया के बारे में आपने देखा कि इसके बारे में जो पूर्ण रूप से एक अध्ययन है उसको आपने समझने की कोशिश की। तो चलते हैं हम लोग अपने दूसरे नंबर को समझते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा नंबर है जिसे हम क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। ठीक है, भूलना नहीं भाई, क्या करना है, लवक, हम बोलते हैं लवक। ठीक, अब प्रश्न में सबसे पहला ये आ जाता है कि खोज के बारे में देखेंगे। लवक की खोज किसने की थी, ई हेकल ने की थी। इसकी अगर खोज शब्द आता है तो ध्यान रखना है ई हेकल ने की थी। मगर यदि कहें इसका नाम किसने दिया था या फिर ये शब्द किसने दिया था, ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं आता है, ये शब्द किसने दिया था, लवक शब्द किसने दिया था, तो ये आंसर आपका बिल्कुल भाई बदल जाता है, चेंज हो जाता है। क्या करेंगे, इसमें शिम्पर करेंगे भाई। इसका आंसर होता है शिम्पर ने लवक की खोज, ये जो आपके कोशिका का अंग है जिसे लवक कहते हैं, इसकी खोज शिम्पर ने नाम दिया और खोज ई हेकल ने की थी। अब यहीं से प्रश्न आपका बन जाता है कि हम अपने इनकी जब देखते हैं, इनके बारे में, इनके कार्य के बारे में, इनकी विशेषता के बारे में, इनके तथ्यात्मक जो अंतर हैं उनके बारे में देखते हैं, तो एक बात आपको मिलती है कि ये जो लवक होते हैं जिनको लवक कहते हैं, ठीक, ये जो लवक होते हैं ये केवल अगर देखेंगे तो मूलतः देखा जाता है तो ये काहे के होते हैं, ये पत्तियों में देखा जाता है तो पौधों के लिए उपस्थिति इनकी अनिवार्य रहती है, पौधों में ही पाए जाते हैं। तो अब एक छोटा सा प्रश्न आता है कि जो लवक है, लवक में 2 प्रकार आप देखेंगे, एक वर्णी लवक और एक अवर्णी लवक होते हैं। और इन्हीं लवकों के कारण ही ये फलों के अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं टमाटर का रंग लाल होता है, गाजर का रंग पीला होता है और मिर्च का रंग हरा होता है। इस तरीके से ये जो आपके फल होते हैं, इन फलों के रंगों का निर्धारण कौन करता है, तो लवक करते हैं।
और ये जो लवक होते हैं ये किसके लिए होते हैं ये भी ध्यान रखना है। ये मूलतः देखेंगे तो ये पौधों में पाए जाते हैं। लवक किस में पाए जाते हैं? पौधों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। परंतु लाइसोसोम किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम केवल जंतु की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? ये पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो चलते हैं देखते हैं। ये मूलतः लवक केवल सभी पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? सभी पौधों में पाए जाते हैं। नोट कर लें, पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। लवक की खोज किसने की थी? तो ई हेकल ने की थी। लवक नाम किसने दिया था? शिम्पर ने नाम दिया था। मगर लवक होते क्या हैं? लवक वो होते हैं जो सभी फलों के अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जो अवर्णी लवक होते हैं वो रंगहीन होते हैं, और जो वर्णी लवक होते हैं वो रंगदार होते हैं, ठीक है। जैसे अवर्णी लवकों में से आलू आ जाती है जो जमीन के अंदर होती हैं, ठीक है। तो जो रंगहीन जमीन के अंदर फल होते हैं वो रंगहीन अवर्णी लवकों के बने होते हैं, और जो ये बाहर प्रकृति में पाए जाने वाले अलग अलग रंगों के होते हैं इनको हम वर्णी लवक कहते हैं। तो चलते हैं, पहले इसको हम समझते हैं। ये केवल पौधों में इनकी उपस्थिति होती है। दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा, इनका मुख्य काम क्या होता है भाई? तो कार्य यहां पर पढ़ेंगे। इनका जो कार्य होता है मुख्य रूप से वो होता है प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण नोट कर लें भाई, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। यानी लवक का काम क्या होता है? तो लवक का काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना। और प्रकाश संश्लेषण अगर करेंगे तो इनका और काम क्या हो जाता है? इनका और कार्य हो जाता है जिसे कहते हैं भोज्य पदार्थों का निर्माण करना, ठीक है। पदार्थों का निर्माण भोज्य पदार्थों का निर्माण करना यहां पर होता है। भोजन को बनाने का काम यही करते हैं, क्योंकि यही करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का भी काम करते हैं। यही कारण आपको सबसे पहले आपका मेन पॉइंट आपको बताया गया। लवक ये कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते हैं। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे यहां पर देख रहे हैं कि ये पाया जाता है, तो इनमें एक मेन पॉइंट आप देखते हैं कि जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल की इसमें उपस्थिति होती है। तो देखा जाता है कि इनमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें या तो बोल लें पर्णहरिम हिंदी में बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं? क्लोरोफिल कह सकते हैं। क्लोरोफिल कह सकते हैं। यानी इनमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। अब बात आ रही है कि अगर क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो पर्णहरिम पाया जा रहा है, तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण जो पत्तियां होती हैं, अगर हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियां जो होती हैं वो हरी होती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? क्लोरोफिल के कारण, पर्णहरिम के कारण ही सभी जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो अपने रंग में हरा रंग प्रदान कर पाती हैं, ठीक है। और दूसरी बात अगर आपसे पूछी जाती है, ऐसे ही इसी पर्णहरिम में अगर इसी देखते हैं, इन्हीं आपके लवक में और क्या पाया जाता है? इसी लवक में एक और दूसरा प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ध्यान रखेंगे, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और जेंथोफिल, ध्यान रखेंगे, इसमें क्लोरोफिल व जेंथो, ध्यान रखेंगे, जेंथोफिल और क्लोरोफिल, इसमें लवक पाए जाते हैं, ये वर्ण पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका काम क्या होता है? यानी जेंथोफिल के कारण जो पौधों की पत्तियां होती हैं, पौधों की पत्तियां जिसे हम लोग कहते हैं भाई, इनका अगर रंग की बात की जाए तो इनका रंग कैसा होता है? ध्यान रखें, इनका रंग जो होता है वो हरा होता है, ठीक है, ध्यान रखें। अगर बात आपसे की जा रही है कि ये जो क्लोरोफिल होता है और जेंथोफिल होता है,
इसके कारण जो हमारी पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, वो हरे रंग की होती हैं। और अगर बात की जा रही, अगर पर्णहरिम की बात की जा रही, क्लोरोफिल की बात की जा रही, तो उनसे पत्तियां कैसी होती हैं, उनसे पत्तियां आपकी, सॉरी भाई यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आप क्या करेंगे, बिल्कुल समझेंगे, ये क्लोरोफिल लिखा और क्लोरोफिल के कारण भाई क्या होती, पीली होती भाई। सॉरी, इस चीज जगह को आप समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पीली, क्योंकि जेंथोफिल का काम होता है, ये हार्मोन प्रकार का वर्ण होता है जो कि क्या काम करता है, जेंथोफिल आपकी पौधों की पत्ती को पकाकर पीला कर देता है। और यही क्लोरोफिल में पाया जाता है कि वो पत्ती के गुण को पूरा का पूरा पीला कर देता है। और क्लोरोफिल ही वर्ण के कारण, वर्णी लवक के कारण ही जो गाजर होती है उसका रंग क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। या फिर आपकी पौधों की पत्तियों का रंग किसके कारण पीला होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पीला होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी जब वर्ण की लवक की बात ही की जा रही, तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इन्हीं लवकों के कारण ही, कुछ लवकों के कारण ही अलग अलग जो फल होते हैं, सभी फलों के रंग अलग अलग होते हैं। तो बिल्कुल आगे की इसी क्लास में हम लोग अभी देखेंगे जो फल होते हैं, क्विज में हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग फल होते हैं उनमें कौन से लवक पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्णी लवक पाए जाते हैं, उनका रंग क्या होता है, उनका नाम क्या होता है। तो अब हम लोग फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। ये 2 नंबर में लवक है, लवक की खोज के बारे में आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चल रहे हैं अपने अगले पॉइंट में, और अगला पॉइंट नंबर 3 पे आप देखेंगे कौन सा, अगला उठा लेते हैं लवक के बाद गाल्जी काय को। और गाल्जी काय आप देखेंगे, बिल्कुल जल्दी से देखेंगे, गाल्जी काय, गाल्जी काय के बारे में देखेंगे। वेरी मोस्ट प्रश्न होता है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है जिसे आप गाल्जी काय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम हटा लेते हैं, बिल्कुल आप नोट जरूर बना लेंगे, क्योंकि इस चीज को हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, क्योंकि इससे सामने है, थोड़ा साइड कर लेते हैं। अगर की खोज की बात की जा रही है कि इसकी खोज किसने की थी, तो खोज के बारे में ध्यान रखेंगे, कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी। ध्यान रखना है, क्या नाम था, कैमिलो गाल्जी, ठीक है, कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी। अब 2 बातें यहाँ अलग अलग देखने को मिल रही हैं। जो बात की जा रही है कि इसकी खोज कैमिलो गाल्जी के द्वारा की गई थी, और दूसरी बात है कि गाल्जी काय क्या होता है। अब गाल्जी काय के यदि हम कार्यों की तरफ यहाँ पर ध्यान देते हैं, इनके बारे में देखते हैं, तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से भाई सामना करना है। जो कि इसके कार्य होते हैं, इनको हम लोग देखेंगे, ये काम क्या करते हैं अलग अलग। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि ये जो गाल्जी काय होता है, ये मूलतः अगर देखें तो हमारे कोशिका के जो अंग होते हैं उनको क्या करता है, तितर बितर या उनको नियंत्रित करने का काम करता है। इसीलिए गाल्जी काय को क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन, पुलिसमैन का काम करता है। या फिर इसका काम, और इसे और दूसरे किस नाम से जानते हैं, इसको दूसरे नाम से अब देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी इसको कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेजर के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहते हैं। वैसे ट्रैफिक पुलिस मैन भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसे और किस नाम से भी जानते हैं, यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यातायात प्रबंधक के नाम से इसे जाना जाता है। तो जिस तरीके के ये यहाँ देखने को आपको मिल रहे हैं, इनको हम लोग उपनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनाम के नाम से इनको जाना जाता है। ये 3 उपनाम हैं, और इन्हीं उपनाम से इनके काम पता चल रहे हैं। इनके नाम से ही पता चल रहे हैं कि इनके काम क्या हैं। इसका मतलब होता है, ट्रैफिक पुलिसमैन का मतलब होता है कोशिका के अंदर जितने कोशिकांग हैं, उन कोशिकांग को जो है आपसी इकट्ठा न होने देना, इनको तितर बितर करने का जो है काम सौंपा गया है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है, तो कोशिकांग के अंदर, कोशिका के अंदर जो अंग हैं, तो हर जगह पर ईंधन को लाना, ले जाना, वस्तुओं को लाने ले जाने का काम भी ट्रांसपोर्ट यानी कि
इनके अंदर जो सभी पदार्थ होते हैं उनको संपूर्ण कोशिका के भागों तक पहुंचाने का काम, अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम इस जो है गाल्जी काय का होता है। नीचे देखेंगे यातायात प्रबंधक लिखा हुआ है, तो बात तो वही हुई कि इनको हम ट्रैफिक पुलिस मैन जो कह रहे हैं यही है। यातायात यानी जो आवागमन की सुचारू सुविधा को बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? गाल्जी काय बनाते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि इनके अगर अलग अलग देखते हैं इनके काम क्या हैं, तो कोशिका के अंगों को तितर बितर करना तथा उनके कार्य संचालन का निर्देश देना। ठीक है, यानी कि कोशिकांगों का या कोशिकांगों को तितर बितर करना। इसका मतलब समझें, इसका मतलब ये होता है कि कोशिका के सैकड़ों माइटोकांड्रिया पाई जाती, हजारों, एक कोशिका के अंदर हजारों माइटोकांड्रिया, हजारों राइबोसोम, लाइसोसोम पाए जाते हैं, और इसी तरीके से गाल्जी काय भी पाई जाती हैं। जो अलग अलग अंग हैं, इन अंगों को क्या करते हैं? इनको दूर दूर रखने का काम करते हैं, इनको इकट्ठा ट्रैफिक जाम नहीं होने देते हैं, यही इन गाल्जी काय का काम है। तो कहीं ना कहीं समझे होंगे बात को कि जिस तरीके से हमने आपको बताया, अपने नोट्स में बिल्कुल कंप्लीटली जरूर नोट बनाएंगे, क्योंकि सफलताएं इतनी आसान मेहनत से नहीं मिलती हैं भाई। मेहनत जो करनी पड़ती है मन से, लगन से, और जो है लक्ष्यात्मक करना पड़ता है, क्योंकि बिना लक्ष्य के की गई मेहनत की दिशा सटीक नहीं होती है। तो एक दिशा में अध्ययन करें और एक दिशा में अपने को ले चलें जिस दिशा में आप अपने लक्ष्य को बनाते हैं। ठीक है, तो चलें देखते हैं 3 नंबर के बाद हम लोग अपने अगले नंबर को देखते हैं। 4 नंबर की बात को हम लोग देखते हैं और चौथे नंबर पे देखेंगे सबसे पहले कि ये जो आपका पॉइंट आता है जिससे हम लोग कहते हैं भाई गाल्जी काय के बाद सीधे सीधे पहुंच जाते हैं राइबोसोम। कौन से पहुंचते हैं? जिसको हम कहते हैं राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। अब बात आई कि राइबोसोम की अगर आपकी खोज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी? राइबोसोम वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है। जॉर्ज पोलेट जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पैलेट भी कहते हैं। इनका नाम है भाई जॉर्ज पैलेड कहा जाता है। तो जॉर्ज पैलेड ने इनकी राइबोसोम की खोज की थी। अब प्रश्न आता है कि राइबोसोम का जो नाम, इनका और नाम क्या है? तो इनको हम लोग पैलेड स्टोन भी कहते हैं। इनका अगर उपनाम पूछा जाए तो क्या है? इनका नाम होता है पैलेड स्टोन कहा जाता है। इनको दूसरे किस नाम से जानते हैं? इनको पैलेड कण भी कहते हैं। ये स्टोन यानी कण, पैलेड स्टोन के नाम से, इनको कण के नाम से इन्हें जाना जाता है। मगर इनके कामों की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करते हैं हमारे राइबोसोम, हमारी कोशिका के लिए। इनका अगर हम कार्य देखते हैं तो कार्य में सबसे पहला प्रश्न आपका यही आ रहा है, ये जो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कि ये जो प्रोटीन होती है कोशिका के अंदर, उसका ये पूर्णतः संश्लेषण करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण करना इनका जो है मुख्य कार्य होता है। उसका पाचन करने का काम, यानी कि प्रोटीन का पाचन कोशिका के अंदर कौन करते हैं? इस प्रश्न का जवाब आपको करना होगा, राइबोसोम करते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं जो आपकी होती है जिसे आप लोग प्रोटीन कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन अलग अलग कार्बनिक पदार्थ हैं, तो अलग अलग पार्ट्स में इनको पचाया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इनका संश्लेषण कौन कर रहे हैं? राइबोसोम, जिन्हें जो है पैलेड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि इनको प्रोटीन की फैक्ट्री या कारखाना कहा जाता है। इनका जो है एक उपनाम और भी है, अगर ध्यान रखेंगे, इन्हें जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, या फिर इन्हें इसी नाम में आप जान सकते हैं कि इनको प्रोटीन का कारखाना, वही बात है, प्रोटीन फैक्ट्री या कारखाना कहा जाता है। ये जो राइबोसोम होते हैं ये मूलतः बने काहे के होते हैं? तो ये भी ध्यान रखना, ये बने प्रोटीन के ही होते हैं। मुख्यतः काहे के बने होते हैं?
प्रोटीन के ही इनका निर्माण संरचना होती है। अब एक प्रश्न और आ जाता है कि ये प्रोटीन तथा अगर दूसरा कोई पदार्थ आता है वो कौन सा है, तो प्रोटीन के साथ ये डीएनए के बने होते हैं। अब प्रश्न अगला देखेंगे कि ये जो इनका निर्माण होता है भाई, तो वो काहे का होता है, यानी निर्माण। अगर इनके पूर्ण निर्माण की बात की जाती है तो वो पहले तो प्रोटीन और प्लस बने होते हैं डीएनए के, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये जो आपका डीएनए होता है तथा प्रोटीन, इन दोनों के बने होते हैं आपके राइबोसोम। और अगर देखा जाता है तो राइबोसोम या राइबो न्यूक्लिक एसिड या जो आरएनए होते हैं, तो इसमें डीएनए के साथ ध्यान रखेंगे आरएनए मुख्य काम करता है। एक छोटा सा पॉइंट कभी कभी आ जाता है कि यहाँ पर देखेंगे तो ये डीएनए के बजाय अगर ज़्यादा मात्रा में देखेंगे तो यहाँ पर आरएनए ही होता है, यानी कि यहाँ ज़्यादा क्या होता है, क्योंकि बात यहाँ राइबोसोम की जा रही है। अगर कहीं लाइसोसोम की जाती तो वहाँ पर पाया जाता है, ध्यान रखना है, छोटा सा बिंदु है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर अगर आपसे बात की जा रही है कि राइबोसोम में ज़्यादा क्या पाया जाता है प्रोटीन के बाद, तो यहाँ आरएनए होगा। और आरएनए का पूरा नाम नोट कर लीजिएगा, क्या करेंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है, ये के बने होते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अब प्रश्न आपका और आ जाता है, तुरंत हम लोग देखते हैं अपने 5 नंबर पर देखते हैं पॉइंट को, और 5 नंबर पे आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, 5 नंबर पे आ जाते हैं लाइसोसोम। ये हुआ राइबोसोम। अब हम लोग आ जाते हैं लाइसोसोम में आ जाते हैं, ठीक है, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम की अगर यहाँ खोज की सबसे पहला पॉइंट बात की जा रही है, तो इसकी खोज किसने की थी, ठीक है, तो नोट कर लेना, मैं इसे हटा रहा हूं। इसकी खोज, यहाँ लाइसोसोम की बात है तो डी डुबे याद रखना है, इसकी खोज डी डुबे ने की थी। अब प्रश्न आता है कि डी डुबे के इनकी खोज के ही साथ इनके हम कार्य एवं इनकी कार्यविधि देखेंगे। अब प्रश्न आता है इनके जो मुख्य कार्य होते हैं उन पर हम लोग देखेंगे अलग अलग पॉइंट पे। तो सबसे पहला यही आ जाता है, इन्हें वास्तव में इनको कहते क्या हैं, तो इनको कोशिका का पेट कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, कोशिका का उदर, ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहते हैं, कोशिका का उदर कहते हैं। यानी किन्हें, लाइसोसोम जो आपके हैं, जैसे बात की जा रही है यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने लाइसोसोम की, तो ये जो लाइसोसोम हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको कोशिका का, यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा लिखा जाएगा भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, कोशिका जिसे कहते हैं इनको हम लोग कोशिका का क्या कहते हैं, उदर कहते हैं। ये जो पेट के नाम से भाई इनको जाना जाता है। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे कि ये इनका मूल काम क्या होता है, तो वास्तव में अब हम लोग यहाँ देखते हैं इनके कार्य के बारे में, ये काम करते क्या हैं। तो बिल्कुल बात को समझिएगा, बिल्कुल बहुत सूक्ष्म बारीकी से आप ध्यान ये रखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग अपने इसकी जब बात करते हैं तो बात वायरस की कर रहे हैं, इनको हम लोग विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, विषाणु के नाम से जाना जाता है। दूसरे को हम लोग जीवाणु कहते हैं, या इनको हम लोग अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग जब सूक्ष्म जीवी होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इनको हम लोग सूक्ष्म जीवी कहते हैं। ये जब आपके बॉडी के अंदर, कोशिका के अंदर पहुंचते हैं तो सबसे पहले लाइसोसोम का कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि इन्हें नष्ट करना। क्या काम होता है, नष्ट करना इनका काम होता है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जो पुटिका होती है वो इनके आ जाने पर जो है रिसाव करके इनको नष्ट कर देती है। क्या करती भाई,
वो रिसाव करती है और जितने वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर जो है कार्य करने का काम लाइसोसोम करते हैं। और दूसरा एक छोटा सा पॉइंट है कि ये जब कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे तभी उनको मारती है। ये बाहर प्रवेश करने से इनका कोई मतलब नहीं होता। जब ये वायरस बैक्टीरिया कोशिका के अंदर जाते हैं तो इसकी पुटिका जो अपने एंजाइम रिसाव करके इनको विषयुक्त एंजाइम होता है जिसका रिसाव करके इन्हें मार देने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिका को वायरस से बचाने का काम कौन करता है, विषाणुओं से सुरक्षा देने का काम कौन करता है, तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे, वो लाइसोसोम बोलेंगे। दूसरा प्रश्न है, अब आपको हम और बता रहे हैं कि इनका एक काम और होता है, ये इस तरीके से अपनी कार्यविधि को संचालित करते हैं कि जैसे कभी कभी ये जो लाइसोसोम होते हैं तो ये कभी कभी क्या हो जाते हैं, जैसे हम लोग बोल दें अनुपयोगी हो जाते हैं, या फिर आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं ये कार्य करने की कैपेसिटी में नहीं होते हैं। ये अपना जो काम है जो इनको सौंपा गया है वो जब नहीं कर पाते हैं, जब इन विषाणुओं को मारने में, नष्ट करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, लाइसोसोम जो होते हैं ये अनुपयोगी हो जाते हैं, ये बेकार हो जाते हैं, ये किसी काम के नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं, ये स्वयं में क्या करके फूट कर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, कोशिका को नष्ट कर देते हैं। बात समझ में आई? जो हमने आपको बताया कि लाइसोसोम का एक काम और बेहतरीन होता है, ये जब वायरस विषाणु बैक्टीरियाओं को मारने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्थिति बनती है, ये करते क्या हैं, फिर उस दौरान ये स्वयं को मार लेते हैं, क्योंकि स्वयं में फूटकर, ये क्या है, स्वयं, यहाँ पर ये शब्द जरूर लिखिएगा, स्वयं फूटकर कोशिका को मार देते हैं। अब प्रश्न दूसरा यहां पर बन जाता है, इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये आत्महत्या की थैली किसके पास है, कोशिका के पास है, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। ठीक है, आत्महत्या थैली कहा जाता है, थैली नोट कर लेना। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। आरआरबी वाले जो बच्चे हैं, एनएम वाले, जेएनएम वाले जो भी बच्चे हैं, सीएचएसओ वाले जितने बच्चे हैं, जो रेलवे सबसे ज़्यादा सामान्य विज्ञान जहां पूछता है जिन परीक्षाओं में, या फिर जो आपकी डिफेंसिव परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस सेल लगाते हैं, आपको कहीं न कहीं प्रश्न लगातार मिल रहे होंगे ये वाले जो कि आप अपने सिलेबस में देख रहे हैं। तो इन प्रश्नों का नोट्स जरूर बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे पता चला कि इनको आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं और इसके पीछे रीजन क्या होता है और ये क्यों ऐसा काम करते हैं, क्योंकि इनकी ऐसी प्रकृति ही बनाई गई कि बेकार होने पर ये स्वयं को मार लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आपका आ जाता है कि जैसे इनको ये पाचक एंजाइम ये जो होता है, जैसे हम लाइसोसोम कहते हैं, ये वास्तव में क्या होता है। तो लाइसोसोम जो होता है ये पाचक एंजाइम यानी जिसको रसायन कहते हैं, पाचक एंजाइमों से भरे होते हैं। यानी इनके अंदर क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम के अंदर कौन से प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो इनके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखें। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो लाइसोसोम है जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं अभी, इनका मेन काम क्या होता है, इनका ये जो पाए जाते हैं ये केवल, ये जो लाइसोसोम की हम लोग बात कर रहे हैं ये केवल पाए जाते हैं केवल जंतु कोशिका में, ये केवल जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं, ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, ये नोट कर लीजिएगा।
अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो आपका आ जाता है कौन सा, यानी कि देखेंगे अगर अलग तरीके से देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका बन जाएगा जो है लाइसोसोम के बाद केंद्रक की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, जो भी नंबर है 5 6 जो भी है 6 नंबर, यहां पर हम केंद्रक देखेंगे, केंद्रक। ठीक है, तो चलो खैर केंद्रक के बारे में बात करते हैं, मगर उसके पहले 2 क्वेश्चन आप और समझ लीजिएगा अपने लाइसोसोम के बारे में। प्रश्न आता है कि इनको एक उपनाम दिया गया है, इन लाइसोसोम को एक नाम दिया गया है, इनको और किन नामों से जानते हैं, तो इनके हम आपको नाम बताते हैं, नाम नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले इनको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है, यानी कि क्वेश्चन आपका बनता है यहां पर लाइसोसोम को सबसे पहले डाइजेस्टिव बैग, डाइजेस्टिव क्या कहते हैं, बैग कहते हैं। दूसरा इनका नाम क्या होता है, इनका दूसरा नाम होता है आत्म, ठीक है, क्या करेंगे, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और इनका अगला नाम क्या होता है, यानी कि इनके अगर बात करी जा रही है, ये क्या हैं, ये हैं उपनाम, इनको क्या कहते हैं, उपनाम कहा जाता है। और इनको एटम बम भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, एटम बम, यानी कि कोशिका के एटम बम किसे कहा जाता है, कोशिका के एटम बम लाइसोसोम को कहा जाता है, जिनके फटने के बाद बचने का कोई गुंजाइश, कोई चांस कोशिका के पास नहीं होता है, क्योंकि जब ये कार्य से विमुक्त हो जाती हैं तो इनको जबरदस्ती स्वयं को मरना पड़ता है, यानी मार लेती हैं। इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को कई सारे उपनामों से इनको जानते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, वापस आते हैं, हम लोग अपने केंद्रक के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका है केंद्रक की खोज के बारे में सबसे पहले देखेंगे। ये खोज जो की थी वो किसने की थी, तो जिस तरीके से कोशिका की खोज में रॉबर्ट हुक का नाम आता है, उसी तरीके से जब केंद्रक की खोज की बात आती है तो रॉबर्ट ब्राउन आपको करना है, तो नोट कर लें, इनकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन जिसे कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने इनकी जो है खोज की थी। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो आपका केंद्रक होता है ये जैव क्रिया नियंत्रक होता है, इसके कार्य की अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे, इसका काम क्या होता है, तो इसका जो कार्य होता है वो होता है जैव क्रिया नियंत्रक कहते हैं, नोट कर लें, जैव क्रिया नियंत्रक। ये अब इस बात को आप समझेंगे कि जैव क्रिया नियंत्रक कहते किसे हैं, तो जैव क्रिया क्या होती है, यानी कि कोशिका के अंदर जो जैविक कार्य होते हैं, जैविक कार्य किए जाते हैं, उन सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम ये केंद्रक करता है। और एक बात और नोट कर सकते हैं कि ये जैव क्रिया नियंत्रक के साथ कोशिकांग नियंत्रक भी कहा जाता है, कोशिकांग नियंत्रक, यानी कि इस प्रश्न का, नीचे वाले प्रश्न का आशय होता है कोशिका के जो अलग अलग अंग होते हैं उन सब का कंट्रोल पावर किसके हाथ में होता है, तो इन सब का कंट्रोलिंग पावर होता है केंद्रक के हाथ में होता है, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। अब प्रश्न दूसरा बनता है, इनको कभी कभी सेल नियंत्रक भी कह लेते हैं, इनको कोशिका नियंत्रक लिखा ही है तो कोशिका का मतलब ही क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, सेल कंट्रोलिंग पावर इन्हीं के हाथ की होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न दूसरा आ जाता है, हम लोग देखते हैं 6 नंबर के बाद हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर की तरफ। ठीक है, 7 नंबर पे देखेंगे जो हमारी कोशिका के अंदर एक अंग होता है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। बिल्कुल जल्दी से देख लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, गुणसूत्र कहते हैं। 7 नंबर गुणसूत्र।
अब प्रश्न सबसे पहला आता है कि खोज किसने की। गुणसूत्र की अगर खोज की बात की जाती है तो ये किसने की, तो ध्यान रखना वाल्टेयर। इनकी खोज स्ट्रासबर्ग और वाल्टेयर दो अलग अलग हैं, तो एक ने खोज की और एक ने नाम दिया। तो सबसे पहले स्ट्रासबर्गर जिसे कहते हैं, तो यहां पर ध्यान रखेंगे स्ट्रासबर्गर, स्ट्रासबर्गर, इन्होंने इसकी जो है खोज की थी। मगर इनका नाम अगर पूछा जाता है, नाम किसने दिया, यानी कि गुणसूत्र जो है ये नाम देने वाले कौन थे, तो नाम देने वाले वाल्टेयर थे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन वाल्टेयर। जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आए आप उस तरीके का जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कोशिका के अंगों की खोज लगातार हर पेपर में पूछी जाती हैं और बच्चे क्या करते हैं, इनके डबल जो वैज्ञानिक हैं इनके खोज में, नाम में, तो बच्चे आंसर दूसरा कर जाते हैं। तो जो पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि खोज किसने की, तो आंसर आपका स्ट्रासबर्गर आंसर सही होगा। अगर पूछा जाता है कि गुणसूत्र ये जो नाम किसने दिया था, तो उसका आंसर वाल्टेयर, ये वाल्टेयर लिखा हुआ है, तो वाल्टेयर ने दिया था। ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब प्रश्न आती, गुणसूत्र का ये काम क्या होता है, आनुवंशिक वाहक का काम करता है। इसका अगर कार्य पूछा जाता है तो इसे अनुवांशिकी वाहक कहते हैं। अनुवांशिकी क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं। तो इस प्रश्न से, इस पॉइंट से आपको एक बात क्लियर हो रही है कि कोशिका के अंदर, जो शरीर के अंदर जो गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, जो प्रकृति होती है, उस प्रकृति को अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम इन गुणसूत्रों का होता है। इसलिए इनको अनुवांशिकी जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, उनको जो है वाहक माने क्या होता है, वाहन के रूप में काम करता है, जो दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। अब दूसरा पॉइंट इसी में आप कह सकते हैं कि ये मुख्यतः बने काहे के होते हैं, तो ये डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन के ये बने होते हैं। इनका निर्माण अगर पूछा जाता है काहे से होता है, ये बने काहे के होते हैं, तो ये डीएनए जो प्रोटीन आपकी होती है, ठीक है, और प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो आपकी होती हैं, तो इन प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान रखना, इनका निर्माण इन दो से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। अब दूसरी बात अगर की जा रही कि ये इनका नाम क्या है या काम क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं और इनमें अक्सर देखा जाता है कि एक पॉइंट आपको मिल जाता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन अणु। इनको क्या कहते हैं, अगर डायरेक्ट गुणसूत्र की बात की जाती है तो इनको कहा जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन अणु, इनको कहा जाता है। ये जो होते हैं ये काहे के अणु होते हैं, इनको न्यूक्लियोप्रोटीन अणु के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं अपने 7 के बाद जल्दी से देखते हैं 8 नंबर की बात कर रहे हैं, और 8 नंबर पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले डीएनए को देखेंगे, ठीक है। तो अब प्रश्न आता है डीएनए के बारे में। जब हम लोग देखेंगे डीएनए, पहला तो प्रश्न ही आ जाता है कि खोज, ठीक है, खोज, बहुत सुंदर, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सैकड़ों बार आपकी हर परीक्षा में पूछा जा चुका है। आरआरबी से लेकर के आप देखेंगे, डिफेंस आरआरबी से लेकर के यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, हर परीक्षा में लगातार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर 2 नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, एक वाटसन एंड क्रिक, इनका नाम आपका देखते हैं। तो दोनों नामों को आपको समझना है और नोट कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट करेंगे इनकी खोज किसने की थी, तो वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने की थी। वाटसन व फ्रांसिस क्रिक, इन लोगों ने जो है इनकी खोज की थी। अब इनमें नाम की कोई अलगाव बात नहीं है, बिल्कुल यही आपको याद करना है। इनका जो है खोज किसने की थी, वाटसन और फ्रांसिस क्रिक इनको कहा जाता है, इन्होंने इसकी खोज की थी। अब प्रश्न एक और समझना है कि इनका वास्तव में ये जो है, ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वास्तव में बने का, इनकी जो संरचना होती है, अगर संरचना की बात की जाए तो ये कुंडलित रचना है,
ठीक है, ये कितने कुंडलित हैं? ये द्विकुंडलित रचना होती है। ये जो डीएनए होता है ये द्विकुंडलित रचना होती है। और आपको पहले ही बता दें, जो आरएनए होता है वो एक कुंडलित रचना का बना होता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है, ये एंजाइम व प्रोटीन निर्माण को कंट्रोल करते हैं, इनका जो कार्य होता है, अब यहाँ संरचना के बाद देखेंगे, इनका जो कार्य होता है ये क्या होता है? ये हमारे कोशिका के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ये जो आपकी प्रोटीन होती हैं, जिन्हें हम लोग एंजाइम कहते हैं व प्रोटीन कहते हैं, दोनों को कंट्रोल करते हैं। यानी एंजाइम व प्रोटीन नियंत्रण का काम करते हैं। यानी कि प्रोटीन निर्माण नियंत्रण, जिसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निर्माण नियंत्रण का काम करते हैं, नियंत्रण। ठीक है, तो ये बात जो आप देखने को पा रहे हैं यहाँ पर कि इनके निर्माण की संरचना, ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट में आता है। इनकी जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित आधारित होती है। और इनका काम क्या होता है? तो काम तो एंजाइम व प्रोटीन जो निर्माण होता है ना, उनको कंट्रोल पावर में रखते हैं, जिससे अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो अगली पीढ़ी तक एक सिस्टम में जाएं। क्योंकि इनका काम क्या होता है? इनका काम गुणसूत्र का ही है, क्योंकि ये बने तो उसी के होते हैं, इसलिए इनका काम भी एक होता है कि ये अनुवांशिक गुणों को अगली पीढ़ी में माता पिता से जो है अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगले पॉइंट पे यहाँ पर लिखेंगे, अनुवांशिक गुणों का वाहक कहा जाता है इनको। इनका एक और कार्य होता है अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिक गुणों का, गुण या लक्षण जिसे कहते हैं, ठीक है, या विशेषता कहते हैं, रंग रूप आकार भार, ये जो आपका होता है अनुवांशिक गुणों का वाहक कहते हैं। तो दोनों की बात अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके जो गुणसूत्र होते हैं उनका भी तो काम यही है, अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनका वाहक, क्योंकि बने तो जो होते हैं एक ही चीज के बने होते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर डीएनए प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, यहाँ तो डीएनए है ही है, तो इसी का ही एक पार्ट होता है जिसको हम अलग पार्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक छोटा सा पॉइंट और समझ लेते हैं, क्योंकि इसको विस्तृत रूप में हम लोग अपनी अगली अलग क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि जब यहाँ पढ़ा जाएगा तो डीएनए के बारे में बहुत विस्तृत होता है, गुणसूत्र के बारे में विस्तृत होता है, क्योंकि यहाँ जो जोड़े होते हैं 22वां जोड़ा और 23वें जोड़े, अब उनमें एक होते हैं भाई जिनको हम लोग कहते हैं, इन जोड़ों में अलग अलग अंतर देखने को हम लोग पाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्रोमोसोम में पाया जाता है, ये जो डीएनए होता है ये पाया कहाँ जाता है? ये डीएनए क्रोमोसोम में पाया जाता है। ये बात छोटा सा प्रश्न आपका निर्माण करती है कि ये जो डीएनए होता है ये मिलता कहाँ पर है? ये यही क्रोमोसोम्स के जो जोड़े होते हैं, यानी कि इनको हिंदी में आप क्या कहेंगे? गुणसूत्र। ठीक है, तो इन गुणसूत्र में ये पाया जाता है। डीएनए कहाँ होता है? डीएनए होता तो उसी में है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट होता है। अगर कहीं पूछा जाए कि डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, कोशिका के अंदर कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है जिसे गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो उनके जोड़े होते हैं, उन जोड़ों के जो अणु होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं? इन अणुओं को जो है द्विकुंडलित रचना के नाम से इन्हें जानते हैं। क्योंकि ये जो गुणसूत्र होते हैं इनकी बात अगर करी जाती तो ये प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन के अणु होते हैं। इन्हीं अणुओं के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन के अणुओं के अंदर ही तो डीएनए पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट के आधार पर बहुत आंतरिक जो है अध्ययन नहीं कर रहे हैं, केवल आप अपने कंपटीशन परीक्षा के आधार पर एक बेहतर अध्ययन करते हुए चलें, जहां पर प्रत्येक अंग की खोज करता, उसका कार्य एवं उसके बारे में जो भी प्रश्न है, तो संपूर्ण कोशिका का एक साथ अध्ययन आप देखेंगे। आप अपनी इस क्लास पर, आप अपने इस चैनल पर देख पाएंगे कि पूरी बात आपको यहाँ बताइए, केवल व्याख्यात्मक में थोड़ा सा जो है देख पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आरएनए की अब बात की जाती है तो ये कौन सा नंबर था? डीएनए। अब देख लेते हैं, बिल्कुल लास्ट में कोई अंतर नहीं है, वही बात आ जाती है, क्योंकि डीएनए के बाद यहाँ पर आपका 9 नंबर पे जो नंबर आता है वो आ जाता है आरएनए। आरएनए, अगर आरएनए की खोज का अगर क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाता है तो क्या करेंगे? फ्रेडरिक मिशर इनका नाम, इनकी खोज किसने की थी?
इनकी खोज की थी। फ्रेडरिक मिसर कहते हैं इनको, ये बात ध्यान रखें। क्या करेंगे? फ्रेडरिक मिसर कहते हैं इनको, इन्होंने इनकी खोज की थी। अब प्रश्न ये आ जाता है कि इनका जो ये पूर्ण रूप क्या होता है, इनका पूर्ण रूप क्या होता है, यानी ये जो आरएनए है इसका पूरा नाम क्या होता है, उसको भी आप जल्दी से समझ लीजिएगा। क्या बोलेंगे? इनको आप राइबो न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, अलग अलग करेंगे। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका हो जाता है RNA, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब बात आती है कि यहाँ जो फ्रेडरिक मिसर थे, इन्होंने इस RNA का जो नाम रखा था वो क्या रखा था, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट RNA नहीं बोला, उन्होंने उसका नाम जो रखा वो थोड़ा सा चेंज करके रखा, न्यूक्लिक। इन्होंने इसको क्या बोला था? केवल न्यूक्लिक, ये इन्होंने नाम जो दिया था वो केवल दिया था न्यूक्लिक। किसने दिया था? फ्रेडरिक ने जो नाम दिया था डीएनए का, वो क्या दिया था? वो दिया था न्यूक्लिक नाम दिया था। अब इनके अगर बात करते हैं कि इनके कामों का अगर अध्ययन किया जाता है तो कामों में एक बात देखने को मिल जाती है कि इनका काम और इनका काम एक ही जैसा होता है, क्योंकि ये दोनों गुणसूत्र से आधारित होते हैं, डीएनए आरएनए। और इनका गुणसूत्र जो होते हैं, इन तीनों का अगर काम पूछा जाता है तो ये संदेश वाहक के रूप में कह सकते हैं, यानी एक दूसरी पीढ़ी में गुणों को स्थानांतरित करने का इनका काम होता है। तो आज की क्लास आपने देखा कि कोशिकांग जो अध्ययन है, जिसे हम साइटोलॉजी कहते हैं, जो आज हमने पढ़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने कोशिका का अध्ययन किया है, उनके अंगों का अलग अलग अध्ययन किया है, तो इसे क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी बोलेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।